चलिए भैया, लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 85 कंप्लीट किया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 86। हार्मोनिक मीन कौन सा एवरेज है, बताइए जी। हार्मोनिक मीन कौन सा एवरेज है? पहला बोल रहा है पोजिशनल एवरेज। क्या पोजीशन के हिसाब से निकलता है क्या हार्मोनिक मीन? नहीं सर। अरे वाह, पहले जवाब भी दे दिया, भानु ने जवाब भी दे दिया, वेरी गुड। नहीं सर, मूविंग नहीं है, कैलकुलेटेड, बिल्कुल कैलकुलेटेड एवरेज है। सारे मीन ध्यान से सुन लो, चाहे अर्थमेटिक मीन है चाहे ज्योमेट्रिक मीन है और चाहे हार्मोनिक मीन है, तीनों ही कैलकुलेटेड एवरेज ही है, कोई भी पोजिशनल नहीं है। पोजिशनल एवरेज कौन सा है? मीडियन है सर पोजिशनल एवरेज। पोजीशन से फर्क मीडियन को पड़ता है, तो पोजिशनल एवरेज है मीडियन। क्वेश्चन नंबर 87। द एवरेज बेस्ड ऑन द रेसिप्रोकल। अरे वाह, ये तो बड़ा आसान है। रेसिप्रोकल पे कौन सा एवरेज बेस्ड होता है? हार्मोनिक मीन होता है सर, उसमें ही करना पड़ता है 1/x, जिसको हम रेसिप्रोकल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88। द एवरेज डीलिंग विद द प्रॉब्लम ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस। बताइए जी, टाइम और डिस्टेंस के साथ डील करने के लिए कौन सा एवरेज बनाया गया है? बोलिए जी, टाइम और डिस्टेंस के साथ डील करने के लिए कौन सा एवरेज बनाया गया है? कौन सा है भाई? जल्दी जल्दी बोलो, कौन सा है? अरे बोलो भाई, गलत होगा तो हो जाएगा, डरते क्यों हो? बिल्कुल, बी है हार्मोनिक मीन, सही जवाब है। डरने की कहाँ जरूरत है? डरने की कहाँ जरूरत है? अपन ने पढ़ा था ना, एक फ्लाइट यहाँ पे जाती है आती है, स्पीड वेलोसिटी टाइम, इन सब के लिए क्या काम आता है? हार्मोनिक मीन काम आता है। आगे आ जाइए। हार्मोनिक मीन कौन किस चीज के लिए काम आता है? लो फिर से पूछ लिया। एवरेज ग्रोथ रेट, एवरेज ग्रोथ रेट निकालने के लिए, स्पीड निकालने के लिए, एवरेज रेट इन ऑफ इंक्रीज इन नेटवर्थ ऑफ द कंपनी, ये निकालने के लिए। बताओ जी। सर ग्रोथ रेट के लिए ज्योमेट्रिक मीन काम में आता है, स्पीड के लिए हार्मोनिक मीन काम में आता है, और इस ग्रोथ ये जो है एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज इन द नेटवर्थ, ठीक है, इसके लिए एम या फिर जीएम, ये दोनों काम आते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, हार्मोनिक मीन एवरेज और स्पीड निकालने के लिए काम आता है, एवरेज स्पीड निकालने के लिए काम आता है। ओके, आइए। इन ए मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, बताइए कौन सा सही है? कल करवाया हुआ है मैंने ये क्वेश्चन आपको। कल ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ है, बताइए। कल करवाया हुआ है ये सेम क्वेश्चन, निकाल के दिखाया था आपको 3, 5 और 7 का। तो ये तो आ रहा था 5, ये आ रहा था 4.72 जहाँ तक मुझे याद है, और हार्मोनिक आ रहा था 4.3 समथिंग, ऐसा कुछ था, देख लो। तो ए आंसर था इसमें। कल ही करके दिखाया था आपको, भूल गए? दिखाऊं? ये देखिए, ये रहा, दिख रहा है? मीन सबसे ज्यादा है, ज्योमेट्रिक मीन उससे कम है, और हार्मोनिक मीन उससे भी कम है। तो ए आंसर हो जाएगा। आगे आ जाइए सर। क्वेश्चन नंबर 91। द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग नंबर, बताओ जी, जो नंबर सबसे ज्यादा बार आता है उसे क्या बोलते हैं हम? द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग नंबर, जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है उसको क्या बोलते हैं? मोड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 92। एज ए जनरल रूल कौन सा मेजरमेंट बेस्ड है, बताओ जी।
अगर जनरल रूल के हिसाब से बात करें तो सबसे बेस्ट मेजरमेंट कौन सा है? बताइए जी। जनरल रूल के हिसाब से कौन सा बेस्ट मेजरमेंट है? तो भैया मीन होता है। सबसे बेस्ट मेजरमेंट किसको माना जाता है? मीन को माना जाता है। ओके सबसे बेस्ट माना जाता है मीन को, क्योंकि वो हर वैल्यू को कंसीडर करता है। अब मीडियन तो चलो पोजीशन चेंज हुई तो आंसर चेंज हो जाएगा, समझ पा रहे हैं, और मोड तो सबसे खराब है ही, ये तो हमें पता ही है। तो मीन को सबसे बढ़िया मेजरमेंट माना जाता है। ओके बोलिए जी, क्लियर है? ओके तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 93, देखिए। द मेजर ऑफ लोकेशन, क्या पूछा है? द मेजर ऑफ लोकेशन which is most likely to be influenced by extreme value in data set is, बताइए जी क्या लगता है आपको क्वेश्चन नंबर 93? ऐसा कौन सा मेजरमेंट है जो इन्फ्लुएंस होता है एक्सट्रीम वैल्यू से? बताइए, एक्सट्रीम वैल्यू से इन्फ्लुएंस होने वाला नंबर कौन सा मेजरमेंट लगता है आपको? बोलो भाई बोलो, फटाफट आप बोलोगे तो फिर मैं सही जवाब दूंगा तो समझ में आएगा। सीधा मैं बोल दूंगा तो बस आप रट्टा मार लोगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। बोलिए। ए, ठीक है, और बोलिए। और बोलिए। देखिए यहाँ पे दो आंसर बनते हैं पॉसिबल, एक तो बनता है ए और एक बनता है डी। दोनों चीजों को ध्यान से सुनिए, कैसे कैसे ए और डी। देखिए यहाँ पे लिखा है कि ऐसा कौन सा मेजरमेंट है जो कि एक्सट्रीम वैल्यूज से इफेक्ट होता है। तो सर रेंज होता है एच माइनस एल, तो जाहिर सी बात है एक्सट्रीम वैल्यू से ये तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा। ठीक है, मीडियन को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो पोजीशन से चलता है। मीडियन तो किससे चलता है? पोजीशन से चलता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मोड चलता है फ्रीक्वेंसी से, तो इसको भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पर क्या मीन पे फर्क पड़ता है? बताओ, क्या मीन पे फर्क पड़ता है? क्या मीन पे फर्क पड़ता है एक्सट्रीम वैल्यू से? बोलो बोलो भाई, क्या मीन पे फर्क पड़ता है क्या एक्सट्रीम वैल्यू से? पड़ता है सर, मीन पे भी पड़ता है। तो इसलिए मैंने कहा कि इसके दो आंसर हो सकते हैं, ए और डी। पर सर हमें तो एक लगाना है, तो सुनिए इसका मैं आपको लॉजिक बताता हूं कैसे। देखिए मान लीजिए ऐसी फिगर है, 2, 200, 180, ठीक है, 40 और 10, राइट। अब अगर मैं बात करूं कि एक्सट्रीम वैल्यूज कौन कौन सी है भाई? एक्सट्रीम वैल्यूज सर एक तो 200 है और एक 180 है। क्या ये दोनों एक्सट्रीम वैल्यूज है? एक नहीं बोल रहा, ध्यान से सुनिए, एक वैल्यू नहीं बोला, वैल्यूज बोला गया है। तो क्या मैं दोनों को लूं यहाँ पे 180 और 200? यस। रेंज जब हम निकालेंगे, ध्यान से सुनिएगा, जब हम रेंज निकालेंगे तो 200 से तो फर्क पड़ेगा क्योंकि ये हाईएस्ट है और ये लोवेस्ट है। पर क्या 180 से फर्क पड़ेगा? बताइए, रेंज निकालते टाइम पे 180 का कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं सर, 180 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हम कहेंगे मीन, क्योंकि ये हर एक एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट होता है, जबकि रेंज सिर्फ एक एक्सट्रीम वैल्यू से जो सबसे ज्यादा होगी उससे ही इफेक्ट होता है, राइट। तो आंसर मैं फिर कहूंगा दोनों हो सकते हैं अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखने पे, पर यहाँ पे हमें जो पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आ रहा है वो समझ में आ रहा है डी। तो हम डी के हिसाब से आंसर कर रहे हैं। बोलिए जी, क्लियर है बेटा? बोलिए, क्लियर है बेटा? ओके, नेक्स्ट आ जाइए 94 क्वेश्चन। क्या कह रहा है सर? क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है कौन सा मेजरमेंट ऐसा है जो कि ज़्यादा प्रिफर किया जाता है
जबकि आपका डेटा जो है सेवरली स्क्यूड, सेवरली का मतलब ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा स्क्यूड हो, स्क्यूड होने का मतलब है इम्बैलेंस्ड डेटा है, मतलब कि एक तरफ झुका हुआ डेटा है, ठीक है। जब एक तरफ झुका हुआ डेटा है तो उस टाइम पे बेस्ट मेजरमेंट कौन सा रहेगा? तो सर इसमें मैं आपको बाद में एक लिस्ट बनवाऊंगा कि नेगेटिवली स्क्यूड क्या होता है, पॉजिटिवली स्क्यूड क्या होता है, सेवरली स्क्यूड क्या होता है, तब आपको ये बेटर समझ में आएगा। अभी के लिए आप आंसर लिख लीजिए, इसका आंसर रहेगा मीडियन, ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा? मीडियन। अब आप कहेंगे सर थोड़ी देर पहले ऐसा ही एक क्वेश्चन आया था, जब आपको पूछा गया था कि कौन सा बेस्ट मेजर है, तो आपने कहा था कि सर मीन है, ठीक है, आपको पूछा गया था कि कौन सा बेस्ट मेजर है, तब तो आपने कहा था सर मीन है। तो देखिए बेस्ट मेजर अलग चीज है, ठीक है, और इसमें किसी प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दे रखा, ये हर जगह पे काम आने वाली बात पूछ रहे हैं, तो इसलिए हमने कहा था मीन है, ठीक है। बट अगर स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो मीडियन ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, डन। आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 95 क्या कह रहा है? इफ एवरी आइटम इन द डाटा सेट इज इंक्रीज बाय कांस्टेंट सी, अगर हर वैल्यू में सी जोड़ दिया जाए तो अर्थमेटिक मीन पे क्या फर्क पड़ेगा? बताओ जी। अर्थमेटिक मीन ऑफ द रिजल्टिंग डेटा सेट विल बी इक्वल टू, बताइए जी। ये तो आपको पढ़ाया हुआ और बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए। अगर हर वैल्यू में सी जोड़ दिया जाए तो मीन पे क्या फर्क पड़ेगा? सर बी, वेरी गुड सर। जो सी है उसमें ओरिजिनल जो मीन है उसमें जोड़ दीजिए तो वही वैल्यू आ जाएगी, ओरिजिनल डेटा का मीन प्लस सी, ठीक है। चेंज इन ओरिजिन, चेंज इन स्केल, याद आया? तो हर वैल्यू में एक कॉमन वैल्यू जोड़ेंगे तो मीन भी उतने से ही आगे चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? ये ट्रू फॉल्स में ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। पहला, द टॉलेस्ट रेक्टेंगल इन ए हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट मॉडल क्लास ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। बोलो सच है या झूठ है? लास्ट क्लास में पढ़ाया हुआ है, ये सच है या झूठ है? लास्ट क्लास में पढ़ाया हुआ है ये, ऐसे भूल जाओगे तो काम कैसे चलेगा? क्या ऐसा नहीं पढ़ाया था? और ये कहा था कि टोलेस्ट जो होता है उसको क्या बोलते हैं? हम मोड बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी रेक्टेंगल, याद आया कुछ? फ्रीक्वेंसी रेक्टेंगल का नाम बताया था। तो पहला जो बोला है, द टोलेस्ट रेक्टेंगल इन द हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट द मोड, तो क्या ये सच बोल रहा है? बिल्कुल सर सच बोल रहे हैं, कल तो पढ़ाया था, ठीक है। दूसरा, द मीडियन ऑफ टू सेट ऑफ डेटा कैन बी कंबाइंड मैथमेटिकली। क्या आपने कभी कंबाइंड मीडियन का नाम सुना है? कंबाइंड मीडियन निकाला हमने कहीं? बोलो बोलो, कंबाइंड मीडियन निकाला है? अरे नहीं सर, कंबाइंड मीडियन कहाँ निकलता है? वो तो एक पोजीशन है, पोजीशन कैसे कंबाइंड? नहीं, कंबाइंड मीडियन हमने तो नहीं निकाला। नेक्स्ट, मीडियन कैन नॉट बी डिटरमाइन ग्राफिकली। मीडियन को ग्राफिकली नहीं निकाल सकते, नहीं ये तो झूठ है। मीडियन को ग्राफिकली निकाला जा सकता है, ठीक है, मीडियन को ग्राफिकली निकाला जा सकता है। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट कह रहा है सर, द मोड इज ऑलवेज यूनिकली डिफाइंड। बताइए जी, क्या मोड यूनिकली डिफाइंड होता है हमेशा? बोलिए, क्या मोड यूनिकली डिफाइंड होता है? अच्छा ये तो गलत हो गया ना, द मीडियन कैन नॉट, हो सकता है तो गलत हो गया। क्या यूनिकली डिफाइंड होता है मोड? नहीं नहीं सर, ये तो इल डिफाइंड होता है। याद आया कुछ? ये भी लिखवाया हुआ है, इल डिफाइंड, खराब होता है ये तो सर ये भी झूठ है। तो सच क्या है? सच क्या है फिर? सच हो जाएगा ए। दोबारा सुन लीजिए, टोलेस्ट रेक्टेंगल मोड होता है? हाँ जी होता है। क्या कंबाइंड मीडियन निकलता है? हम कहते हैं नहीं निकल सकता। फिर ये कहते हैं मीडियन को ग्राफिकली नहीं निकाला जा सकता, हम कहते हैं झूठ है। ये कहते हैं मोड जो होता है यूनिकली डिफाइंड होता है, हम कहते हैं नहीं, इल डिफाइंड होता है, ये तो सबसे खराब मेजरमेंट होता है। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए।
नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। द फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल विथ रिगार्ड टू द टू ग्रुप्स ऑफ डेटा ए एंड बी। ग्रुप दे रखा है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं और मीन भी दे रखा है। आपको सिंपल सा कंबाइंड मीन पूछा है, तो कंबाइंड मीन के लिए क्या मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं पहले तो, n1 x बार 1 n2 x बार 2, क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं? यस, अच्छा निकाल दिया। अच्छा, तो ये आ रहा है 300 और ये आ जाएगा आपका 400 आ रहा है क्या, देखना एक बार। 400, ठीक है, तो टोटल हो गया 700। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का टोटल कर दीजिए 40, बताना एक बार कितना आता है। n1 इंटू एक्स बार 1 n2 एक्स बार 2 डिवाइड बाय n1 प्लस n2 तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए 700 डिवाइड बाय 40, 17.5। डी आंसर आ रहा है क्या, चेक कर लीजिए। यस, ओके। क्वेश्चन नंबर 98। लास्ट ईयर ए स्मॉल स्टैटिस्टिकल कंसल्टिंग कंपनी ये बहुत अच्छा मजेदार क्वेश्चन है, अच्छा लग रहा है, देखिएगा ध्यान से। ये कह रहे हैं कि एक कंपनी ने 5 स्टैटिस्टिकल क्लर्क रखे और उनको 22,000 रुपए का पेमेंट किया। 5 क्लर्क को 22,000 का पेमेंट किया, ठीक है। आगे लिखा है 2 एनालिस्ट रखें, उनको 50,000 रुपए का पेमेंट किया, तो 2 लोगों को 50,000 का पेमेंट किया, ठीक है। और एक सीनियर ओनर रखा, उसको 2,70,000 का पेमेंट किया, ओके, ठीक है। आगे लिखा है द नंबर ऑफ एम्प्लॉय अर्निंग लेस देन मीन सैलरी। ऐसे कितने लोग हैं जो मीन सैलरी से कम कमा रहे हैं? क्या ये जानने के लिए पहले हमें मीन निकालना पड़ेगा क्या? यस, तो मीन निकालना है तो सर पहले क्या कीजिए, पहले तो मीन निकालने के लिए टोटल कीजिए। 1,10,000 दे रहे हैं, इनको 1 लाख दे रहे हैं, इनको 2,70,000 दे रहे हैं, कुल मिला के हम 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, क्या 4,80,000 रुपये दे रहे हैं क्या हम टोटल पेमेंट? क्या टोटल पेमेंट हम 4,80,000 दे रहे हैं? हाँ जी सर, टोटल पेमेंट हम 4,80,000 दे रहे हैं, राइट। अब टोटल पेमेंट 4,80,000 कितने लोगों को दे रहे हैं? तो सर 5, 2, 7 और 1, 8 लोगों को दे रहे हैं। तो मीन बता दीजिए, 4,80,000 अपॉन 8, 48, 60,000 रुपये आ रहा है क्या? मीन चेक करो, क्या मीन 60,000 आ रहे हैं? यस सर। अब ऐसे कितने लोग हैं जिनको 60,000 से कम सैलरी मिल रही है, ये बता दो। ऐसे कितने लोग हैं जिनकी सैलरी 60,000 से कम है? क्या ये इन 5 लोगों की सैलरी 60,000 से कम है? हाँ। क्या इन 2 लोगों की भी सैलरी 60,000 से कम है? हाँ। क्या इस एक आदमी की सैलरी 60,000 से कम है? नो। तो कुल मिला के 7 लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी एवरेज सैलरी से कम है, तो आंसर हो जाएगा डी। बताओ, सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी अलग से नहीं था। आगे देखिए सर, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। द अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 numbers exceed their geometric mean by 15 and their harmonic mean by 27, तो लोवेस्ट ऑफ 2 नंबर, उन दोनों नंबर का सबसे छोटा नंबर बताइए। ये बड़ा ही टिपिकल क्वेश्चन है, ठीक है, ये बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है। एक बार आप बताइए मुझे, देखो आपको क्या लगता है। हमें बोला अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर, मतलब n कितना है? 2 है, राइट। एक्सीड देयर ज्योमेट्रिक मीन बाय 15, तो अर्थमेटिक मीन जो है, अगर ज्योमेट्रिक मीन से मैं कंपेयर करूं, अगर ज्योमेट्रिक मीन 1 है तो क्या ये 16 है? एक बार अंदाज बताना, क्या ऐसा बोल सकता हूं मैं? लैंग्वेज समझना। पहली लाइन को पढ़ के क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर अर्थमेटिक मीन जो है वो ज्योमेट्रिक मीन से 15 ज़्यादा है, तो ज्योमेट्रिक मीन 1 लिया तो अर्थमेटिक मीन 16 आना चाहिए, राइट। ठीक है, एक बार समझ रहे हैं अपन, जल्दबाजी मत करो, ठीक है। हार्मोनिक मीन से एक्सीड करता है 27, मतलब अगर हार्मोनिक मीन 1 हो तो अर्थमेटिक मीन कितना होना चाहिए फिर?
28 होना चाहिए, राइट। यही कैलकुलेशन आ रही है। अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से तो 15 ज्यादा है और हार्मोनिक मीन से 27 ज्यादा है, ऐसा बोल सकते हैं अपन। यस, ऐसा बोल सकते हैं सर। अब सर इसकी कैलकुलेशन कैसे बैठे, तो बताओ इसकी कैलकुलेशन कैसे बैठे। कोई है तरीका आपके पास तो बताइए। डन। तो इसमें बड़ा टाइम लगने वाला है, तो आप इसको होल्ड कर दीजिए, मैं आपको इसका जवाब बना के और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आपको पीडीएफ बना के भेज दूंगा। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 100 की बात करते हैं। इन मेजरिंग द सेंटर ऑफ डेटा फ्रॉम ए स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, मीडियन वुड बी प्रिफर्ड ओवर द मीन फॉर मोस्ट पर्पज। बताओ, अभी थोड़ी देर पहले ही बात हुई थी कि अगर एक स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो बेस्ट मेजर कौन सा होता है, हमने कहा था मीडियन होता है सर। नॉर्मली मीन अच्छा होता है, पर स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मीडियन अच्छा होता है। अब ये बोल रहा है कि रीजन बताओ, क्यों क्यों कहा आपने ऐसा कि मीडियन अच्छा होता है। ठीक है, तो सुनिए रीजन देखते हैं। पहला, द मीडियन इज मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर वाइल द मीन इज मोस्ट लाइकली। बताओ जी, क्या मीडियन वो नंबर है जो सबसे ज्यादा बार आता है? पहला ऑप्शन बोल रहा है मीडियन इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली नंबर, बोलो हाँ या ना। नहीं सर, गलत है, ये तो गलत बात है। मीडियन मोस्ट फ्रीक्वेंटली नंबर थोड़ी है, मोड होता है वो तो ये तो बात ही गलत हो गई। दूसरा कह रहा है मीन मे बी टू हेवीली इन्फ्लुएंस बाय द लार्जर ऑब्जर्वेशन। अभी इससे पहले ये भी एक पॉइंट आया था कि जो एक्सट्रीम वैल्यू है उससे मीन इफेक्ट होता है, बोलो हाँ या ना। हमने हाँ कहा था या ना कहा था? मीन जो है वो लार्जर वैल्यू से इफेक्ट होता है, हमने हाँ कहा था या ना कहा था? हाँ, ये तो बात सही है। एंड गिव टू हाई इंडिकेशन ऑफ द सेंटर, और उसकी वजह से एवरेज भी बड़ा निकल के आता है। यस सर, ये भी कहा था, तो यस ये बात तो ठीक है। और देखते हैं आगे, मीडियन इज लेस देन मीन एंड स्मॉलर नंबर आर ऑलवेज अप्रोप्रिएट फॉर द सेंटर। क्या यहाँ ऐसा कहीं पढ़ा हमने कि जितना छोटा होगा उतना मीन अच्छा है, जितना छोटा होगा उतना मोड अच्छा है? इस बात से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो ये तो झूठ है सर, बात ही झूठ है ये। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है सर मीन मेजर द स्प्रेड इन द डेटा। मीन मेजर द स्प्रेड इन द डेटा, क्या मीन इस चीज को स्प्रेड करता है कि डेटा कैसा फैला हुआ है? नहीं, उसको उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। मीन तो टोटल करके काम करता है, ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मीडियन मेजर द अर्थमेटिक एवरेज ऑफ डेटा एक्सक्लूडिंग आउटलायर्स। बताइए, क्या एवरेज करता है मीडियन? नहीं सर, तो सही जवाब हो जाएगा इसका बी। सर हम इसलिए मीडियन को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, देखो स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जिसमें कुछ वैल्यू बहुत छोटी और कुछ वैल्यू बहुत बड़ी, ऐसा समझना आप, उसको बोल सकते हैं आप स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। किसको बोल सकते हैं स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन? जिसमें कुछ वैल्यू बहुत छोटी और कुछ बहुत बड़ी, ठीक है, मतलब झुका हुआ रहता है। तो बोल रहा है कि सर मीन बेस से हम बोलते हैं कि मीन बेस्ट है, पर यहाँ पे हम मीन को बेस्ट इसलिए नहीं कह रहे कि मीन तो उन वैल्यू से इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा बेटर रहेगा कि मीडियन को अच्छा बोला जाए। ओके, तो दैट्स वाई मीडियन इज बेटर इन केस ऑफ स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, आगे आ जाइए सर। आगे बोला गया कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट झूठा है। देखो ये जो सच्चे झूठे वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये बहुत मेहनत करवाते हैं क्योंकि आपको हर एक सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो सुनिए, पहला, सैंपल मीन इज मोर सेंसिटिव टू एक्सट्रीम वैल्यू देन द मीडियन। बताओ जी, सच है या झूठ? ये बोल रहा है कि बड़ी जो वैल्यू होती है उनसे मीन ज्यादा प्रभावित होता है, मीडियन कम प्रभावित होता है, बोलो हाँ या ना। मीन पे ज्यादा फर्क पड़ता है, मीडियन पे कम फर्क पड़ता है, सही है या झूठ है? बिल्कुल सही है सर। दूसरा कह रहा है सैंपल रेंज इज मोर सेंसिटिव टू एक्सट्रीम वैल्यू देन द स्टैंडर्ड डेविएशन। रेंज पे ज्यादा फर्क पड़ता है, स्टैंडर्ड डेविएशन पे कम फर्क पड़ता है, क्या ये भी सही है? बिल्कुल ये भी सही है सर, क्योंकि रेंज तो h माइनस एल होता है और जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन में तो वही मीन निकलना है। ओके, नेक्स्ट आता है स्टैंडर्ड डेविएशन इज ए मेजर ऑफ स्प्रेड अराउंड द सैंपल मीन। क्या स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन मीन से होती है? बताओ।
क्या स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन मीन से होती है क्या? स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए मीन का इस्तेमाल होता है क्या? बिल्कुल होता है सर, तो ये भी सही है। द सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन इज ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अराउंड द मीडियन। क्या स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालने के लिए मीडियन का इस्तेमाल किया जाता है? बोलिए, क्या स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालने के लिए मीडियन का इस्तेमाल किया जाता है? नो, बिल्कुल नहीं सर। स्टैंडर्ड डेविएशन सिर्फ मीन से फाइंड आउट होता है, तो ये झूठ है। ठीक है, यही हमसे पूछा था, तो आ गया हमारा आंसर। ओके, आगे कह रहा है इफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक, इफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक मीन विल बी इक्वल टू द मीडियन। हाँ, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में मीन मोड मीडियन तीनों बराबर होते हैं, तो ये बात भी ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया डी, कि डी जो है वो फॉल्स है। ठीक है, डी जो है वो फॉल्स है। बोलो बेटा, बात समझ में आ गई? कोई डाउट? कोई डाउट है तो बोलिए भाई। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 102। फॉर ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट ए टेस्ट ऑन इंग्लिश वॉज कंडक्टेड। 60 लोगों की क्लास में एक टेस्ट लिया गया, 60 बच्चों का इंग्लिश का। जो मार्क्स आए वो कुछ इस तरीके से आए, 125 नंबर में से 5 में से 25 लाने वाले इतने लोग हैं, 25 में से 45 लाने वाले इतने लोग हैं, इस तरीके से दे रखा है। और आपको मीडियन पूछा है, इतना बड़ा क्वेश्चन बनाया, सिंपल सा मीडियन पूछा है, ऐसे ही पूछ लेता भाई। मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हमें CF निकालनी पड़ती है, बोलो हाँ या ना? मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले CF निकालनी पड़ती है, राइट? तो निकालो, 7, 22, 40, 52, 58 और 60। बोलो सही है? हाँ सर। अब हमें स्मॉल m निकालना पड़ेगा। स्मॉल m होता है n/2, तो 60/2। बताइए 30th आइटम आ रहा है? यस, 30th आइटम को ढूंढिए CF में, तो आपको पता चलेगा मीडियन ग्रुप कौन सा है। तो सर मीडियन ग्रुप है ये 45 से 65, राइट? ओके, तो फॉर्मूला लगा दीजिए। फॉर्मूला कहता है m इक्वल्स टू L1 प्लस आई अपॉन एफ स्मॉल m माइनस c। ओके, L का मतलब लोअर लिमिट, तो 45 आ गया। I का मतलब इंटरवल 20 आ गया। F का मतलब फ्रीक्वेंसी 18 आ गई। M का मतलब जो हमने स्मॉल मीडियम निकाला था वो 30 आ गया। और C का मतलब इस CF से पहले वाली CF जो कि है 22। लो जी, ऐसा आ रहा है। तो 45 प्लस 20 इंटू 8 अपॉन 18, तो 45 प्लस 160 अपॉन 18। लो जी, बता दीजिए कितना आता है? 160 अपॉन 18 प्लस 45, क्या 53.88 आ रहा है? चेक करिए, क्या 53.88 आ रहा है क्या? यस, पर सर ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो बेटा ऑप्शन डी है, ये मिसप्रिंट है यहाँ पे। ऑप्शन डी होगा आंसर, ये मिसप्रिंटेड है यहाँ पे। ओके, चेक कर लो एक बार, कोई डाउट है तो पूछ लो, जल्दी से चेक कर लो, और कोई डाउट है तो पूछ लो। चलो आगे, नहीं है तो नहीं है तो चलो। क्वेश्चन नंबर 103। ये कह रहा है सर 150 बच्चे हैं और उनको 3 कैटेगरी में बांट दिया, A, B एंड C। ठीक है, किस रेशियो में बांटा? 253। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं 253 के हिसाब से कितने कितने बच्चे आएंगे? बताइए, 253 के हिसाब से कितने कितने बच्चे बटेंगे? तो सर ये हो गया 10, और 10 के हिसाब से निकाल देंगे तो आ जाएगा 20, 15 इंटू 30 और 75 एंड 45। चेक करना है एक बार, यही रेशियो आ रहा है क्या? 150 बच्चों को अगर मैं 253 के रेशियो में बांटूंगा तो 30, 75, 45 आ रहा है क्या? यस, बोलो हाँ या ना?
आता है ना बांटना? यस, ओके। आगे लिखा था एवरेज ऑफ चिल्ड्रन इन सब ग्रुप ए वाले का एवरेज कितना दे रखा है? 8 दे रखा है। एवरेज ऑफ द चिल्ड्रन इन सब ग्रुप बी वाले का एवरेज कितना दे रखा है? 10 दे रखा है। और एवरेज ऑफ द चिल्ड्रन इन द ग्रुप सी इज 12 दे रखा है। व्हाट इज द एवरेज फॉर ऑल 150 चिल्ड्रन? कुल मिला के क्या पूछा सर? कंबाइंड मीन पूछा ये तो, राइट? तो मल्टीप्लाई कर दो तीनों को आपस में, बताइए 240 आ रहा है, 750 आ रहा है, और ये आ जाएगा 450, 90, 540। 540 आ रहा है क्या देखना? यस, ओके। तो मल्टीप्लाई कर दिया। अब टोटल वैल्यू को टोटल कर दीजिए यहाँ पे। तो सर 540, 750 और 240, 1530 आ गया। ये टोटल बच्चों की एज है। डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ टोटल चिल्ड्रंस 150, तो डिवाइड बाय 150, ये आता है 10.2। करके देख लीजिए एक बार 10.2 आ रहा है क्या? 10.2 आ रहा है क्या? यस सर, आ रहा है। तो बस हो गया कम, डन। तो नोट कर लीजिएगा बाद में आराम से, अभी समझते जाइए। क्वेश्चन नंबर 104, कंसिडर ए कंपनी विथ ए स्टाफ ऑफ 60%। कितने लोगों का स्टाफ है? 60 लोगों का, एन है 60, who are distributed according to the value of annual compensation package given under the following। इन लोगों को ऐसे बांट दिया गया, 8, 12, 18 और 22, ऐसे इन 60 लोगों का बंटवारा किया गया है। ठीक है, कोई बात नहीं। हमें नीचे बोला गया फाइंड आउट द एवरेज एनुअल कॉम्पनसेशन पैकेज टू द इंटायर स्टाफ। क्या सिंपल मीन पूछा है हमसे? ये हो गया x, ये हो गया f, और हमसे सिंपल तौर पे मीन कैलकुलेट करने को बोला है, बस, और कुछ भी नहीं बोला है। क्वेश्चन देख के थोड़ा अजीब लगता है कि पता नहीं इतना भयंकर क्या पूछा है, पर पूछा आपसे सिर्फ मीन है। तो निकाल दीजिए सर। 4.5 इंटू 8, 36, 2.75 इंटू 12, 33, 1.5 इंटू 18, 27, और 2 इंटू 0.75, 16.5। ओके, एफ एक्स कर दें क्या हम? हमने क्या करना है? एफ एक्स करना है सर। टोटल कर दीजिए 112.5 समेशन एफ एक्स। फॉर्मूला क्या होता है मीन निकालने का? एफ एक्स अपॉन एन। तो 1125 अपॉन 60। देखिए 1.875 आ रहा है क्या? चेक कर लीजिए, 1.875 आ रहा है क्या? ए आंसर आ रहा है क्या? आ गया? अच्छे क्वेश्चन है ये, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 105 क्या कह रहा है सुनिए। ये कह रहा है फॉलोइंग डेटा रिलेट टू द शेयर प्राइस कोटेशन ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कोटेड इन द फर्स्ट फोर्थ नाइट। मतलब पहले जो 15 दिन थे उनके हिसाब से लिखा हुआ है। द मोड ऑफ द अबो डेटा, मोड बताना है। बताओ जी, मोड बताना है तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? बताओ। मोड बताने के लिए हमें सबसे पहले इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहिए। एम आई राइट? असेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहिए क्या? हाँ सर। तो बताइए सबसे छोटी फिगर क्या है? 182.5, ऐसे लिख लो। ठीक है। उससे बड़ी फिगर क्या है? 183.75, है ना? ऐसे निशान लगा लेना जिससे गलती नहीं होगी। ठीक है, 183.75 फिर से है। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा 188.75। ठीक है, फिर दोबारा से 188.75। ठीक है, फिर आ गया 189, फिर 189 के बाद आ गया सर
191 राइट 0.25। उसके बाद में आ गया सर 193.75 एक बार, 193.75 दूसरी बार और 193.75 तीसरी बार राइट। ओके अच्छा, उससे पहले एक वैल्यू रह गई, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 193.70। ठीक है, मैं ये इसके बीच में लिख रहा हूँ। फिर आते हैं सर 197.5, ये आ गया। और बाद में आता है 207.5, फिर आता है 210.5 एंड लास्ट में आता है 217 217.5। लो जी, सारी वैल्यू को मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। जब सारी वैल्यू असेंडिंग ऑर्डर में आ गई तो आप पहचान गए होंगे कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा बार आ रही है। ये है सर 193.75 3 बार रिपीट हो रहा है, बाकी जो नंबर है वो 2 बार रिपीट हो रहे हैं। तो मोड क्या हुआ 193.75। बोलिए क्लियर है, इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। ओके 106 क्या ये कॉपी है? 106 क्या कॉपी है अभी जो पढ़ा था हमने क्वेश्चन नंबर 103? बताना एक बार, क्या 103 की कॉपी है? सेम टू सेम वही है, आंसर इज 10.2। खत्म। नेक्स्ट आ जाइए, द नंबर ऑफ पेशेंट ट्रीटेड इन अ डेंटल ऑफिस ऑफ मंडे was recorded for 11 weeks. What are the mean, median and mode for this set of data? तीनों चीजें निकालनी है। अब एक बहुत जोरदार चीज समझना यहाँ पे, जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना, अभी जैसे ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें बोला मीन मोड मीडियन तीनों निकाल के दीजिए, तो आप तीनों निकाल के आंसर देखेंगे या एक निकालने से भी आंसर आ जाएगा? बताओ, तीनों निकालने से ही आंसर आएगा या एक निकालने से भी आंसर आ जाएगा? यही इसमें ट्रिक है टाइम बचाने की, इसमें ट्रिक है टाइम बचाने की। तो आप मुझे बताइए तीनों वैल्यू निकालनी पड़ेगी या एक से काम हो जाएगा? सर एक से काम हो जाएगा। कौन से एक से काम होगा, मीन से, मीडियन से या मोड से? तो सर देखिए, मोड में तो सेम आंसर है, मोड में तो तीनों ऑप्शन सेम है, मीडियन में ये दो सेम है और ये दो भी सेम है, पर मीन में सारे ऑप्शन अलग हैं। तो सिंपल सी बात है, मीन निकाल लो, जिसका मीन मैच हो गया अपने आप मैच हो जाएगा। तो करिए 5 + 17 + 28 + 28 + 28 + 15 + 13 + 18 + 10 + 16 + 20 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो डिवाइड बाय 11। मेरा मीन आ रहा है 18, चेक करो आपका मीन 18 आ रहा है क्या, चेक करो। यस, तो अगर मीन 18 आ रहा है तो सर एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें मीन 18 है, तो मैं क्यों निकालूं बाकी की चीजें? समझ गए? ओके नेक्स्ट आ जाइए, सेम टू सेम क्वेश्चन है, अगेन वही 11 बिजनेस डे है, मीन मोड मीडियन बताना है। बताइए क्या इसमें भी मीन से हमारा काम हो जाएगा? तो 4 + 10 + 10 + 11 10 10 13 30 12 20 24। मेरा 14 आ रहा है, चेक करिए भाई, मेरा मीन 14 आ रहा है, तो मेरे हिसाब से आंसर हो गया ए। आप भी चेक करके बता दीजिए सही है क्या? मीन निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना? ओके क्वेश्चन नंबर 9, इफ मीन इज 11 मीडियन इज 13 तो मोड बताओ। तो z = 3m - 2x बार। तो सर z = 3 × 13 2 × 11, तो 39 22 कितना आ रहा है भैया? 17। लो जी,
कितने आसान आसान क्वेश्चन है। ओके, इफ मीन ऑफ 11 नंबर, इसको ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मीन ऑफ 11 नंबर इज 7, मीन है 7 और n है 11। वन द नंबर 13 इज डिलीटेड, इसमें से एक नंबर डिलीट कर दिया, n माइनस कर दिया n1 और वैल्यू में से माइनस कर दिया 13, तो नया मीन क्या होगा? ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखिए, पहले मेरे पास 11 नंबर थे और उनका एवरेज 7 था, तो क्या इन 11 नंबर का टोटल 77 था? पहले ये बताइए, क्या इन 11 नंबर का टोटल 77 था क्या? हाँ सर। अब इस 77 में से एक नंबर हमने डिलीट कर दिया, कितना? 13, तो 13 हटा दूं इसमें से, तो माइनस कर दिया 13, बचा कितना? 64। क्या n में से भी एक चला जाएगा? जब एक नंबर हट ही गया है तो n जो 11 था वो भी 10 हो जाएगा क्या? यस। तो सर n तो हो गया 10 और टोटल हो गया 64, तो अब नया मीन कितना आएगा? 6.4। लो जी, तो आंसर आ गया बी 6.4। बताइए जी, यहां पे कोई डाउट, कोई दिक्कत तो बोलिए। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ।